Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all class 12th economics student. All इस टाइम पे ऑलरेडी आप लोग अपनी क्लास 12th की बोर्ड की स्टडी कंटिन्यू है आप लोगों की. आप बोर्ड के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं एंड बोर्ड में आप लोगों के देखिए क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं तो MCQ बेस्ड भी आते हैं. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस फॉर योर अपकमिंग CUET एग्जामिनेशन. आपका जो 12th के बाद जो एंट्रेंस होता है CUET में बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती हैं तो मोस्टली हर स्टूडेंट CUET का एग्ज़ाम फिल करता है एंड CUET में एक आपका जनरल टेस्ट होता है. अदर देन दैट आपको यहाँ पे कुछ डोमेन सब्जेक्ट भी चूज़ करने होते हैं. तो इकोनॉमिक्स जिसके पास 12th में एज अ सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं डोमेन में इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट जो है वो रखते हैं. अब द क्वेश्चन इज हम लोग 12th तो पढ़ रहे हैं एंड एग्ज़ाम के बाद इतना टाइम नहीं होता है कि बिल्कुल फ्रेशली आप सारी चीज़ें पढ़ के रिवाइज़ करके MCQ भी प्रैक्टिस कर पाएंगे. आपके 12th के एग्ज़ाम और CUET के बीच में समटाइम इतना ज़्यादा टाइम हमको नहीं मिल पाता है. तो ज़्यादा टाइम आप लोगों को चाहिए भी नहीं क्योंकि डोमेन का और जो आपका 12th बोर्ड का सिलेबस है दैट इज़ वेरी मच सिमिलर. वो काफ़ी हद तक सिमिलर है. तो अभी जब आप 12th की पढ़ाई कर रहे हैं काफ़ी हद तक या कुछ सब्जेक्ट में तो काफ़ी सिमिलर है. बस यहाँ इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा चेंज है सिलेबस में. सब्जेक्ट कोड यहाँ पे आप देख रहे हैं 309 है. अभी हम 1 बाय 1 यहाँ पे सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट जो आपने 11th में पढ़ा है वो भी इंक्लूडेड है. तो 11th वाला कुछ पार्ट भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. तो आप 12th वाला पार्ट अभी पढ़ के चलेंगे एंड 11th वाला पार्ट जो अब आपके 12th के बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे उस बीच जो आपको 1-1.5 महीना मिलेगा उसमें भी आप वो पढ़ के कवर कर सकते हैं. सो अभी जब आप 12th के लिए ये चीज़ें पढ़ेंगे तो साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप उनके MCQ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज MCQ को. तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर जो होगा 50 क्वेश्चन आएंगे आपके MCQ जो इको डोमेन होगा उसमें, और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे. पहला जो आपकी यूनिट है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 12th का पार्ट नहीं है, वो आप लोग 11th में पढ़ के आए हो. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हैं, ये आप आफ्टर योर 12th बोर्ड एग्जाम रिवाइज कर सकते हो. राइट, ये 11th का सिलेबस है. देन कंज्यूमर बिहेवियर जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, कितने मेथड होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो अप्रोचेस होती हैं, राइट, यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल, ऑर्डिनल जो अप्रोच बोली जाती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होता है, डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल. आप देख रहे हैं क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे टॉपिक के नाम, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किस तरीके से आप मेजर करते हो प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने के डिफरेंट मेथड. ये आपका वो सिलेबस है जो 11th वाला पार्ट है. फिर आता है डोमेन में आपका सिलेबस जो 12th का पार्ट है, दैट इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. उसमें सबसे पहले तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग करना है. देन द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको करना है. GDP, GNP, NDP, NNP ये सब क्या होते हैं ये आपको करने हैं. देन नेशनल इनकम के जो 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ये आपको कवर करना है. फिर वी हैव द नेक्स्ट यूनिट दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, राइट, एवरेज प्रोपेंसिटी, APC, APS एंड MPC एंड MPS का कंसेप्ट ये आपको देखना है. अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखना है. अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप आप देखेंगे, वॉलंटियरी, इनवॉलंटियरी क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें देखनी है. देन आपको यहाँ पे देखना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और किस तरीके से वर्किंग होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की. एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड का कंसेप्ट आपको देखना है. इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप यहाँ पे इसी चीज़ में इस टॉपिक में आ जाता है. देन किस तरीके से आप इनको कंट्रोल करते हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की जो सिचुएशन होती है आप उसको कंट्रोल कैसे करते हैं. देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है द कंसेप्ट ऑफ मनी एंड बैंकिंग. मनी बैंकिंग प्रॉपर डिटेल चैप्टर है, ये आपको करने हैं. मनी का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, मनी के फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसके फंक्शन क्या है, जो आपके क्रेडिट क्रिएट कैसे होता है, कमर्शियल बैंक के मीनिंग एंड फंक्शन क्या है, ये सब आपको पढ़ना है. देन गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. तो बजट क्या होता है, बजट के फंक्शन क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं. बजट में जो होता है आपके रिसिप्ट होती हैं, आपकी एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके बारे में देखना है वो कितने टाइप की होती हैं, कौन सी रिसिप्ट कैपिटल है, कौन सी रेवेन्यू है, कब आप किसको रेवेन्यू या कब किसको कैपिटल बोलोगे ये आपको देखनी है. देन आपके प्लान एंड नॉन प्लान एंड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट जो बजट हैं ये क्या होते हैं, बैलेंस बजट क्या होता है, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट क्या है. बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं हैं ये, तो बस एक बार समझ लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी. देन बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट डेफिसिट के फिर फर्दर टाइप हैं, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट. इनका मीनिंग यानी इनके
इम्प्लीकेशन आपको देखने हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो लास्ट यूनिट है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट कवर करना है और आपको फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर जो है वो भी कवर करना है। फॉरेन एक्सचेंज कितने टाइप का होता है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, दोनों के फीचर्स, मेरिट्स, लिमिटेशन आपको देखनी है और किस तरीके से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं, तो डिटर्मिनेशन वाला पार्ट भी हमें करना है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में कब होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। तो मीन्स 12th में जो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वो पूरी एज इट इज CUET में आपको देखने को मिल रही है। एंड 12th में आपकी दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी है डिटेल में। ये एज इट इज़ मैं CUET का सिलेबस बता रही हूँ। जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो सिलेबस को एक बार के लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार जस्ट नज़र मार लो सिलेबस पे और उसके बाद फिर अपना जो कंटेंट है वो डायरेक्टली आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ पे आता है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक। देखिए 1947 में इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। अब इकोनॉमी में आप एग्रीकल्चर भी देखोगे, इंडस्ट्री भी देखोगे, जो आपकी सर्विस सेक्टर है वो भी, मतलब ओवरऑल आपको इकोनॉमी को ऑब्जर्व करना है। तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक चैप्टर हो गया। फिर 1951 के बाद से 1990 तक जिसमें आपके 5 ईयर प्लान एंड सब लैंड रिफॉर्म्स जो भी आए थे वो सारे आपको करने हैं। देखिए IPR 1956 आया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती हैं, फॉरेन ट्रेड किस तरीके से इमर्ज हो रहा था, ये सब आपको कवर करना है। फिर आता है रिफॉर्म आई 1991 में, वो भी आपको करने हैं। 3 पार्ट में इसको पढ़ना है। इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, 1950 से 1990 के टाइम पे एंड 1991 के टाइम पे ज़रूरत क्यों पड़ी इन रिफॉर्म की, 1991 वाले रिफॉर्म की, और उसके बाद किस तरीके से क्या क्या ये रिफॉर्म लाए गए थे और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी हम एक बार देख लेंगे। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के आगे क्या क्या चैलेंजेस थे, तो सबसे पहला एक चैलेंजेस था भैया गरीबी बहुत थी, पॉवर्टी थी। पॉवर्टी कितने टाइप की होती है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट लाई थी, वो कौन कौन से लाई थी। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको देखना है ह्यूमन कैपिटल होती क्या है, ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से फॉर्म कर रहे हो, ह्यूमन कैपिटल के रिगार्डिंग आपका रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल का, ये सारे कंसेप्ट आपको करने हैं। देन रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स जो है वो लेके आती है जिससे रूरल एरिया का डेवलपमेंट हो सके। बहुत सारे बैंक, जैसे कि अगर मैं बात करूँ टॉप मोस्ट एपेक्स बैंक है दैट इज़ नाबार्ड, राइट, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। तो ये कब स्टैब्लिश हुआ, मेजर ऑब्जेक्टिव, तो इस तरीके से और भी आपको कोऑपरेटिव्स का रोल और ये सब चीज़ें यहाँ पे देखनी है। एम्प्लॉयमेंट आपको देखना है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है इसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। हेल्थ एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी पॉलिसी हैं उनको क्रिटिकली एनालाइज करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो है एक तरीके से चैप्टर और टॉपिक्स, बेसिकली चैप्टर्स हैं आपके, तो ये आपके इंडियन इको में आपको ये सब मिल जाएगा कंटेंट जो आपको कवर करना है। फिर इंडियन इको का जो आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। आपको इंडिया को कंपेयर करना है विद द नेबरिंग कंट्रीज, राइट, इंडिया का कंपैरिजन विद द नेबर लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे 2 ही मेंशन है, यहाँ पे और कोई कंट्री नहीं दी। आप चाहो तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 1-2 कंट्री को एनालाइज कर सकते हो, बट सिलेबस में हमारे पास इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना, यहाँ पे जो भी बुक में होंगी आपकी NCERT में आप वो सारी कवर एक बार कर लेंगे। उसके इशू क्या है, पॉपुलेशन की बात करनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब ये देखोगे तो इसी चैप्टर में आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी देखोगे, ये कौन पब्लिश करता है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स के साथ चीज़ें जो है वो डिटेल में देखी जाएंगी और किस तरीके से ये क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं, रीजनिंग असर्शन फॉर्म में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट MCQ आते हैं कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और नॉट करेक्ट करके भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हर फॉर्म में इसके MCQ की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये तो 12th की जो पढ़ाई कर रहे हो उसी के साथ आप लोग कवर कर लेंगे। एंड ये जो चैप्टर हैं आपके 11th के रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड वाला जो चैप्टर है एंड इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो आप लोग जब आपके 12th के बोर्ड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ईजिली विद इन सम टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो या दैट्स अबाउट द सिलेबस। किसी भी एग्जाम की तैयारी से पहले एक बार के लिए सिलेबस पे नज़र मारना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग द सिलेबस ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एज विद रिस्पेक्ट टू योर CUET डोमेन। डोमेन के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस की बात कर रही हूँ, 12th के अकॉर्डिंग सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ, राइट। सो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं सिलेबस को अपनी बुक से एंड देन अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्पीड अप कर सकते हैं और MCQ की और ज़्यादा